उज्जवल नाम का एक लड़का एक मंदिर में पुजारी के साथ शिष्य के रूप में काम कर रहा था। एक दिन वो पुजारी से कहता है कि आप मेरी शादी क्यों नहीं करवाते थे। बात जब शादी की आती है तो पुजारी ने कहा कि भी शादी हो तो जाएगी, लेकिन उसके लिए कुछ खर्चा लगेगा, पैसे लगेंगे। उज्जवल ने कहा कि कितने रुपए लगेंगे। तभी कहा जाता है कि लगभग 40,000 रुपए के आसपास का खर्चा आ जाएगा। उज्जवल बहुत ज्यादा गरीब परिवार का होता है, उसके पास पैसे थे नहीं। उसने कहा कि इतने पैसे मैं कहाँ से लेके आऊंगा। तभी वो कहते हैं कि भाई पैसे का इंतजाम कर लो और शादी हो जाएगी। जब इस तरह की बात आती है तो उस लड़के ने पूरी मेहनत से और ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया और एक एक पैसे को जोड़ना शुरू कर देता है। एक दिन उसी पुजारी ने उस लड़के से कहा कि भाई देखो, तुम्हें एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, जैसा तुम चाहोगे तुम वैसा ठीक वैसे ही हो जाएगा, शादी भी हो जाएगी। तो उसने कहा कि लड़के ने कि आखिरकार मुझे क्या काम करना पड़ेगा। तभी वो कहा जाता है कि एक काम करो, दो व्यक्ति हैं, दोनों की हालत ऐसी थी जैसे कि वो बोलने की स्थिति में नहीं थे, बेहोशी थे, लेकिन सांसें उनकी दोनों की चल रही थी। तभी उस पुजारी ने उस लड़के से कहा कि एक गड्ढा खोदना है और इस गड्ढे को खोदने के लिए तुम्हारी मैं भी मदद करूंगा, एक और है वो भी मदद करेगा। 3 लोग हैं, 3 लोग मिलकर एक गड्ढा खोदेंगे, बस तुम्हें मेरी इसमें मदद करानी है। जैसे ही उज्जवल से ये बात कही जाती है, उज्जवल इस बात को लेकर खुश हो जाता है, लेकिन ये भूल जाता है कि 2 व्यक्तियों को दरअसल एक गड्ढे के अंदर दफन करना है। और दफन करने वाली बात पर भी वो ना घबराया ना कुछ, लेकिन वो इस बात पर खुश था क्योंकि उसकी शादी की बात जो चल रही थी। आखिरकार उससे जैसा कहा जाता है ठीक वैसे ही काम करना शुरू कर देता है, गड्ढा खुदवाता है। करीब-करीब 6 या 7 फुट के आसपास का गहरा गड्ढा खोदा जाता है। गड्ढा खोदने के बाद जो 2 व्यक्ति होते हैं जो पड़े हुए थे उन्हें उठाया जाता है और उस गड्ढे के अंदर डाल दिया जाता है। गड्ढे के अंदर डालने डालने के बाद उसके बाद फिर मिट्टी डाली जाती है। मिट्टी डालने के बाद उसे प्लेन करते हुए उस पर टाइल्स बिछा दी जाती हैं ताकि किसी को भी इस बात का एहसास ना हो कि यहाँ पर 2 व्यक्ति दफन कर दिए गए हैं। ये सब हो रहा था उस मंदिर के पीछे वाले हिस्से में। लोग आते थे, जाते थे और ऐसे ही वक्त आगे बढ़ रहा था। करीब-करीब 19 दिन के आसपास वक्त बीत जाता है और 19 दिन के बाद उस गड्ढे को फिर से खोदा जाता है। खोदने के बाद जो अंदर जो आदमी डाले गए थे, उन्हें जब निकाला जाता है तो ये बात फिर सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर वायरल होनी शुरू हो जाती है। इससे पहले एक फ़ोटो था जो वायरल हुआ था। यदि ये फ़ोटो वायरल ना होता तो शायद उन लोगों को दफ़नाने की बिल्कुल ज़रूरत ना पड़ती और ये खबर कभी अखबार में ना छपती। ये एक ऐसा ब्लाइंड मर्डर होता है जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। क्या है उन 2 लोगों के दफन होने के पीछे की पूरी कहानी, आज की इस कहानी के माध्यम से जानते हैं और समझते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। उत्तर प्रदेश के बागपत से करीब 20 किलोमीटर दूर एक गांव लगता है सिगोली तगा। और सिगोली तगा में रहने वाले 2 दोस्त होते हैं। एक का नाम होता है अंकित, जिसकी उम्र लगभग 27 साल के आसपास होती है, जो विकलांग होता है, दोनों पैरों से चलने फिरने में असमर्थ होता है। उसके ठीक घर के सामने एक लड़का रहता है जिसका नाम है इसरार। इसरार की उम्र लगभग 31 या 32 साल के आसपास रही होगी। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। कहीं भी अगर जाना होता था अंकित को तो वो इसरार का ही सहारा लिया करता था। इसरार से कहता था कि चलो कहीं चलते हैं। तो ऐसे ही 25 जुलाई 2026 के दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। इसी बीच में अंकित ने अपने खास दोस्त इसरार से कहा कि चलो भाई कहीं चलते हैं घूमने के लिए, कुछ काम है। अब उसकी बाइक लेते हैं, बाइक पे दोनों जाते हैं। यानी कि इसरार बाइक चला रहा है और अंकित जो होता है विकलांग होता है, चलने फिरने में असमर्थ होता है, तो वो उसकी बाइक पे बैठ कर आराम से निकल जाते हैं। वो निकल जाते हैं, घर वालों से कहते हैं कि हम अभी 1-2 घंटे में लौट कर वापस आ रहे हैं, तो इसलिए तुम परेशान मत होना। लेकिन शाम हो जाती है, शाम तक भी वो वापस लौट के नहीं आते हैं, पूरी रात वापस लौट के नहीं आते हैं। अगली तारीख आ जाती है इनकी 26 जुलाई 2026, तब भी वो लौट के नहीं आते हैं। अब चाहे वो इसरार के घर वाले हों या फिर अंकित के घर वाले हों, सबके सब परेशान हो जाते हैं और इतना परेशान होते हैं कि उनके मिलने वाले जितने भी लोग होते हैं, जहाँ-जहाँ भी वो जा सकते थे, वहाँ-वहाँ जाने के बाद पता करते हैं, लेकिन उनका कहीं अता-पता चलता नहीं है। अब 26 तारीख गुज़र जाती है, 27 तारीख आती है, 27 भी गुज़र जाती है, 28 तारीख भी गुज़र जाती है। इसलिए अब घर वाले, परिवार वाले सब परेशान हो जाते हैं, रिश्तेदार भी परेशान हो जाते हैं। अब ये मोहल्ले के आस-पास के लोग भी परेशान हो जाते हैं। तभी लोग मशवरा करते हैं, सलाह देते हैं कि एक काम करो, सीधा नज़दीकी पुलिस स्टेशन यानी कि चांदी नगर पुलिस स्टेशन में पहुँचते हैं, वहाँ जाकर एफआईआर दर्ज कराते हैं।
गुमशुदगी की एफआईआर। अब ये 29 जुलाई 2026 को गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करा दी जाती है और जैसे एफआईआर दर्ज कराई जाती है, पुलिस वालों ने परिवार और रिश्तेदार वालों को सबको भरोसा दिलाया कि आप चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जितनी जल्दी हो सकेगा अंकित और इसरार को हम तलाश कर ही लेंगे। आखिरकार घर वाले चले जाते हैं, लेकिन उन्हें तसल्ली नहीं हो रही थी। वो अपने स्तर से भी लगातार प्रयास कर रहे थे, लगातार अखबार पढ़ रहे थे, लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को मैसेज दे रहे थे, फोटो दिखा रहे थे कि अगर इनके बारे में कोई भी सूचना मिलती है तो जितनी जल्दी हो सके हमें पता करके बता दीजिए। इसके बाद परिवार वाले बार बार पुलिस थाने जा रहे थे और पुलिस थाने जब जा रहे थे, पुलिस वाले कह रहे थे कि ड्यूटी इस वक्त कावड़ यात्रा में लगी हुई है, आप चिंता मत करो, हम जितनी जल्दी हो सकेगा उन्हें तलाश ही कर लेंगे। अब पुलिस ने अपने स्तर से काम करना शुरू कर दिया। जो दोनों के नंबर थे, चाहे वो इसरार का हो या अंकित का नंबर हो, सीडीआर उनकी निकलवाई जाती है, साथ ही उनका जो लोकेशन थी वो निकलवाई जाती है। और जब लोकेशन निकलवाई जाती है तो पता चलता है कि जो उनका गांव था, सिगोली तगा से लगभग 8 किलोमीटर दूर लहचोड़ा एक जगह लगती है, वहां मंदिर के आसपास उनकी अंतिम लोकेशन पाई जाती है। उसके बाद फिर वो यहाँ से चलते हैं और यहाँ से चलने के बाद करीब 20 किलोमीटर दूर एक बड़ा गांव लगता है और बड़ा गांव के पास एक नहर होती है। नहर के पास भी उनकी लोकेशन पाई जाती है, लेकिन लोकेशन जो अंतिम थी वो नहर के पास थी। अब पुलिस वाले उसी नहर के आसपास जाते हैं। उसी इलाके में जाने के बाद तमाम कोशिश करते हैं, तमाम प्रयास करते हैं और प्रयास करने के बाद फिर उन दोनों का पता करने की लगातार कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पर सैकड़ों लोगों से पूछताछ भी की जा रही थी और जो जो रूट बन रहा था उस लोकेशन के आधार पर, जो मोबाइल से मिली थी उसी लोकेशन के आधार पर जितने भी सीसीटीवी पड़ते हैं उन सीसीटीवी कैमरों को भी देखा जाता है, उनके माध्यम से भी पता करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कहीं कोई जानकारी मिल नहीं पा रही थी। आखिरकार पुलिस के पास मुखबिर तंत्र जो था पुलिस का, वो सक्रिय हो जाता है और 12 अगस्त 2026 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने फिर से जब मंदिर पर जाती है, मंदिर पर जाने के बाद जब उस पुजारी से और वहाँ जो काम करने वाले और शिष्य वगैरह थे उनके पुजारी के, उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी, तो पुजारी मौका पाते ही वहाँ से भाग जाता है, निकल जाता है। जैसे पुजारी निकलता है तो उस पुजारी के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही थी। दरअसल पुजारी का नाम होता है नरेश नाथ और नरेश नाथ मौका पाते वहाँ से जब चला गया था तो वहाँ पर बसते हैं 2 लड़के। एक का नाम उज्जवल होता है जो कि पूरनपुर नवादा, थाना उसका चांदी नगर लगता है, जिला उसका बागपत होता है। दूसरा लड़का होता है कृष्णा यादव जो कि जौनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला होता है। पुलिस ने उन दोनों को रडार पर लिया और रडार पर लेने के बाद उनसे बातचीत करना शुरू कर दिया, पूछताछ करना शुरू कर दिया। और पूछताछ करने के बाद जब उनसे बारी बारी से सवाल किए जा रहे थे तो सवालों के जवाब देने में वो आनाकानी कर रहे थे, यानी कि पुलिस को गुमराह करने की तमाम कोशिश कर रहे थे। लेकिन पुलिस ने अब अपने तरीके से सख्ती से बातचीत करना शुरू कर दिया। जब पुलिस ने सख्ती से बातचीत करना शुरू कर दिया तब उन्होंने कहा कि साहब, मंदिर के पीछे एक जगह है, उस जगह के पास आप वहां पर गड्ढा खोदेंगे तो गड्ढा खोदने के बाद आपको वो दोनों, यानी कि अंकित और इसरार, दोनों ही मिल जाएंगे। जैसे ही पुलिस ने ये बात सुनी, पुलिस एकदम से हक्का बक्का रह जाती है। पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार ये बात क्या करें। फिर से पूछा जाता है कि जो कह रहे हो उसमें कितनी सच्चाई है, तो दोनों के दोनों कहते हैं कि साहब बिल्कुल सच्चाई है। अब जब बात सच्चाई का पता लगाने के लिए 12 और 13 अगस्त 2026 की रात लगभग 3 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था, चांदी नगर पुलिस स्टेशन के जो एसएचओ होते हैं, साथ ही सर्किल ऑफिसर और एक मजिस्ट्रेट की व्यवस्था की जाती है। सर्विलांस की टीम मौके पर पहुंचती है और इसके बाद फिर उस जगह को खोदना शुरू कर दिया जाता है। जब उस जगह की खुदाई की जाती है तो खुदाई करने के बाद लगभग 6-7 फुट के आसपास जब गड्ढा खोदा जाता है तो 2 व्यक्तियों की लाश मिल जाती है। दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे, चिपटे हुए थे, आराम से उस गड्ढे के अंदर पड़े हुए थे, लेकिन उनकी हालत अब पहले जैसी नहीं थी, जैसे कोई इंसान जिंदा होता है। उनकी बॉडी बिल्कुल डिकम्पोज हो चुकी थी, पूरी तरह से सड़ चुकी थी, खराब हो चुकी थी। उसके बाद फिर आसपास के इलाके में ये खबर आग की तरह फैल जाती है और जब खबर आग की तरह फैलती है तो उसके दोनों के परिवार वाले, चाहे इसरार के परिवार वाले हों या अंकित के परिवार वाले हों, उनको सूचना दी जाती है। जब वो मौके पर पहुंचते हैं तो इसरार के हाथ में घड़ी बंधी हुई थी, उसके आधार पर उसकी पहचान की जा रही थी, उसके जो कपड़े पहने हुए थे उसके आधार पर पहचान की जा रही थी। और इसी बीच में जो अंकित होता है तो अंकित को भी पहचान लिया जाता है। दरअसल जो इसरार होता है वो शादीशुदा होता है और उसकी पत्नी के नाम फिरदौस, उसका एक बच्चा जिसका नाम होता है इसरार, जिसकी उम्र 6 साल के आसपास होती है। दूसरे नंबर के जो बालक होता है जिसका नाम आयान होता है, उम्र उसकी 5 साल के आसपास होती है। फैज़ान नाम का एक बालक होता है जिसकी उम्र 3 साल के आसपास होती है।
वो पेशे से मजदूर होता है और जो उसका दोस्त था जिसका नाम अंकित, अंकित अपने माँ बाप का इकलौता बेटा होता है। 5 उसकी बहनें होती हैं। 5 बहनों में से 2 की शादी हो जाती है, लेकिन सवाल यही था कि आखिरकार कत्ल क्यों किया और कत्ल के पीछे की उद्देश्य तक क्या था, उसका मकसद क्या था। अब पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया है, तो उत्तराखंड काशीपुर के रहने वाला था जिसका नाम होता है नरेश नाथ। नरेश नाथ की उम्र लगभग 40 साल के आसपास रही थी और वो 1 साल पहले इसी अंकित के गांव में पुजारी बनकर गया था। एक मंदिर पर वो पूजा पाठ करता था, एक तरह से महंत के रूप में काम कर रहा था। जब इसी बीच में जब वो वहां जाता है, वहां पर अंकित की माँ मिलने जुलने के लिए आया करती थी, कुछ काम के हिसाब से आया करती थी, तो अंकित की बहन भी आती थी। अंकित की बहन कब उस महंत के नज़दीक पहुंच जाती है, उससे बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाती है, उसको भी एहसास नहीं होता। और ये बात गांव के लोगों को जब पता चलती है, तो गांव के लोग गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं और इतना नाराज़ होते हैं कि इस महंत यानी कि नरेश नाथ को उस गांव से भगा देते हैं। अब से करीब करीब 1 साल पहले उसको जब गांव से निकाल दिया जाता है, तो वो इधर उधर टहल रहा था, घूम रहा था, काम की तलाश में था, कहीं मंदिर पे काम मिल जाए, कहीं मंदिर पे पूजा पाठ मिल जाए या तंत्र मंत्र जो भी वो काम कर सकता था, वो लोगों को से पैसे कमाने का और इस तरह का काम करने का ही वो काम करता था। आखिरकार वो यहाँ से थोड़ा सा दूर से लगे 7 या 8 किलोमीटर के आसपास लहचौड़ा गांव लगता है, वहाँ पर गणेश मंदिर है। उस गणेश मंदिर पर वो लग जाता है और इसी मंदिर पर और 2 लड़के होते हैं, एक का नाम कृष्णा होता है और दूसरे का नाम उज्जवल होता है। वो भी उसके साथ सहयोगी के रूप में यानी कि शिष्य के रूप में काम कर रहे थे। ये पहले से ही शादीशुदा होता है। इसके बालक की उम्र लगभग 14-15 साल के आसपास होती है, जो कि उत्तराखंड के काशीपुर का निवासी होता है। ये तारीख आती है 25 जुलाई 2026 की बात है, दोपहर के आसपास का समय हो रहा था। एक फोटो था जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाता है। ऐसा दावा किया जाता है कि महंत के साथ जो फोटो वायरल हो रहा है, उसमें एक लड़की है। लड़की वो अंकित की बहन होती है। अंकित की बहन से उसका अफेयर हो जाता है, उसके साथ गलत संबंध भी ऐसे हो जाते हैं, सब दावा किया जाता है, सब बताया जाता है। जब ये बात अंकित को पता चलती है, तो अंकित को बेइंतहा गुस्सा आता है। उसने अपने सामने वाले रहने वाले जो दोस्त होता है इसरार, उससे कहा कि एक बार मंदिर के पुजारी से बातचीत करने के लिए चलते हैं, उसकी आदत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। लगातार वो फ़ोन पर बातचीत भी करता है, संपर्क करने की कोशिश करता है। आज चल के हम उसको ही देखते हैं। सीधा ये यहाँ पर मंदिर पे जाते हैं और मंदिर पे जाने के बाद यहाँ पर नाराज़गी शुरू हो जाती है और जब नाराज़गी शुरू हो जाती है, उसके बाद कहा-सुनी हो जाती है। ये बात कहीं मंदिर से निकल के कहीं दूर ना पहुँच जाए, लोगों तक पहुँचेगी, तो एक बार नरेश नाथ का फिर से मंदिर छूट सकता था। इसलिए उन्होंने बड़ी समझदारी से काम लिया, चालाकी से काम लिया। उनका बैठ जाओ और जो भी हुआ है मैं उसके लिए माफ़ी माँगता हूँ। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ चाय पानी जो भी है, चाय पानी का इंतज़ाम किया जाता है। इशारों ही इशारों में उस चाय में नशीली दवाई मिला दी जाती है और ओवरडोज़ होती है। और जैसे ही वो दोनों चाय पीते हैं, चाहे वो इसरार हो या फिर अंकित हो, चाय पीते ही एकदम बेहोशी जैसी हालत में हो जाते हैं। लेकिन ये यहाँ पर नहीं रुकते, बल्कि उनको इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं और इंजेक्शन लगाते ही एकदम से वो मूर्छित हालत में यानी कि बेहोशी की हालत में पड़ जाते हैं। इसी बीच में जो इस मंदिर का महंत होता है, जिसका नाम नरेश नाथ होता है, वो अपने ही शिष्यों से कहता है, वैसे भी तुम्हें मुझसे कुछ ना कुछ काम पड़ता रहता है, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, जो तुम कहोगे। शादी की बात कहोगे तो शादी की, या फिर तुम जो कहोगे, जो सुख सुविधाएं तुम्हें चाहिए, वो सारी सुख सुविधाएं तुम्हें मिलेंगी, लेकिन तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। वो दोनों ही उसके शिष्य पूछते हैं, चाहे वो कृष्णा यादव हो या फिर उज्जवल हो। जब पूछते हैं तो वो कहता है कि तुम्हें गड्ढा खोदना पड़ेगा, गड्ढा खोदने के बाद इनको उसमें डालना पड़ेगा। अब यहाँ पर उज्जवल हो, कृष्णा हो या फिर नरेश नाथ हो, तीनों मिलने के बाद उस बारी बारी से उस गड्ढे को खोदते हैं। 25 जुलाई की रात की ये बात है, जब गड्ढा खोद देते हैं। गड्ढा खोदने के बाद इसी बीच में जो उसका बेटा होता है, जिसकी उम्र लगभग 15 साल या 16 साल के आसपास बताई जाती है, उससे कहा जाता है कि तुझे सिर्फ नज़र रखनी है, कोई यहाँ व्यक्ति दिखाई दे तुरंत हमें सूचना देना है, और जैसे ही सूचना देगा तो हम लोग अलर्ट हो जाएंगे। अपने बालक को, अपने लड़के को उसने इस काम पे लगाया और तीनों ने मिलने के बाद गड्ढा खोदा और गड्ढा खोदने के बाद आराम से उस गड्ढे के अंदर इन दोनों को यानी कि इसरार को और अंकित को उसके अंदर डाल देते हैं। और डालने के बाद उसको प्लान करते हैं। प्लान करने के बाद टाइल्स लगा देते हैं और टाइल्स लगाने के बाद वो वहाँ पर ऐसे रह रहे थे जैसे कुछ होता ही नहीं है। फिर इसके बाद जो मोबाइल होते हैं, इन मोबाइल को यहाँ से लेके जाते हैं सीधा लगभग 20 किलोमीटर दूर बड़गांव के पास, जो बड़ा जो गांव है उसके पास नहर है, उस नहर में फेंक देते हैं। और जो जिस मोटरसाइकिल से वो आए थे,
लगभग 25 किलोमीटर दूर यमुना नदी थी। उस यमुना नदी में उस मोटरसाइकिल को फेंक देते हैं और इसके बाद फिर पुलिस लगातार गुमराह होती चली जाती है। लेकिन पुलिस ने भी बड़ी ईमानदारी से काम किया और इस ब्लाइंड मर्डर को खोलने में पुलिस को भले ही 18-19 दिन का समय लगा, लेकिन पुलिस ने जिस खूबसूरती से काम किया है, पुलिस वाकई इस चरित्र की बार-बार हकदार बनती है। इस घटनाक्रम में खुलासा हो जाता है और जब ये घटनाक्रम सोशल मीडिया, अखबारों के माध्यम से जब लोगों को पता चलता है, तो लोगों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि मंदिर में रहने वाला एक महंत आखिरकार इस तरह का काम कैसे कर सकता है। पहले तो वो गाँव में जाता है, एक लड़की के साथ इस तरह से नज़दीकियाँ बढ़ाता है और उसके बहुत करीब पहुँच जाता है। जब मीडिया ने उसी लड़की से बातचीत करने की कोशिश की, तो उस लड़की ने कहा कि मैं तो उसे अपने पिता के समान मानती हूँ, तुम इस तरह की बात करके सिर्फ मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। उस लड़की के बारे में और जानकारी जब मिलती है तो पता चलता है कि उसकी 2 शादियाँ हुई हैं। पहली शादी जहाँ हुई थी वहाँ से तलाक हो जाता है, फिर वो दूसरी शादी हो जाती है, लेकिन उसने मंदिर के उस महंत के साथ अवैध संबंधों की बात को सिरे से नकार दिया है। लेकिन पुलिस की जांच में भी यही बात सामने आती है। हालाँकि पुलिस अभी उस मंदिर के महंत को और उसके बालक को अभी गिरफ्तार नहीं कर सकी। उसे गिरफ्तार करने के लिए लगातार दबिशें दी जा रही हैं। उसके बाद जो घटनाक्रम का बाकी का जो भी पूरा घटनाक्रम है, उसका वो खुलासा होगा। हालाँकि पुलिस ने खुलासा करने का दावा कर दिया है कि जो भी घटनाक्रम है ये है, वो इसी हिसाब से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। इस घटना ने पूरे इलाके के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते-जाते कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें गैमर एमएफ प्रणव हैं, वृद्धि लांबा हैं, राजबाला यादव रोज़ी गुड़गांव के रहने वाले हैं, रेखा वर्मा हिसार हरियाणा से हैं, सबिया दिल्ली से हैं, आनंद राज अरविंद मोतिहारी बिहार से हैं, रवि फलावन गाजीपुर से, हरिंदर कुमार यादव भोरे जानकी नगर गोपालगंज बिहार से हैं, अनस काशीराम छत्तीसगढ़ से हैं, गोविंद कुमार हरदोई उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, मानसी देवी हरदोई उत्तर प्रदेश के। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।